गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास के स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत ये हमारा आज सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को हम लोग किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो और यह टॉपिक भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे आज बड़े ध्यान से देखेंगे और मैं भी सभी चीज़ों को बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। उम्मीद है सब बच्चों को बिल्कुल समझ में आएगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज गिवन बिलो टेकिंग टू डिफरेंट सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसको हम दो प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हम केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं या मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे रेट इन्वॉल्विंग सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम उन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे जिनका जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो सेम होता है। चलिए, लेट अस कंसीडर अ गैसेस रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान में रखेंगे जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिएक्टेंट हैं और जो आपस में रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक और बात बच्चों डिस्कस करना चाहूँगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम होने से क्या मतलब है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसको बहुत से बच्चे जानते भी होंगे और नहीं जानते वो आज देखें कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सेम होना से आशय होता है कि जैसे आपका यहाँ पर आपके जो रिएक्टेंट हैं वो हैं आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों गैसेस फॉर्म में पाए जाने वाले एक रिएक्टेंट है जो आपस में रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और NO को प्रोड्यूस या नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये पूरी साइड आपकी रिएक्टेंट साइड है, ये पूरी साइड आपकी प्रोडक्ट साइड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिव राइज टू 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर 1 मोल नाइट्रिक डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 1 मोल ही नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम बात करें 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो रेशियो देखते हैं वो आपका 1:1 है। यहाँ पर 1 मोल रिएक्टेंट 1 मोल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार की जब कंडीशन होती है तो इस प्रकार की कंडीशन को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सेम होना कहते हैं। अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जो हमने देखा। तो इन एबव विच रिएक्शन, तो ये जो रिएक्शन हमने देखा था नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बच्चे कॉपी पे इस रिएक्शन को नोट कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद द कार्बन मोनोऑक्साइड गिव राइज टू नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके प्रोडक्ट तैयार होते हैं। तो इस रिएक्शन में नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आपके रिएक्टेंट हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोडक्ट है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है। और रिएक्टेंट कि यहाँ से जो कंसंट्रेशन कम होगी उतनी ही कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के रूप में इंक्रीज होती है। तो रिएक्टेंट होता है आपका डिसएपियर और प्रोडक्ट होता है आपका एपियर। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक कि कोई रिएक्टेंट डिसएपियर नहीं होगा तब तक कि जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट एपियर नहीं होता। तो प्रोडक्ट के बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपके रिएक्टेंट का डिसएपियर होना। और इन चीज़ों को हम लोग कई कंसंट्रेशन की कमी से या फिर चेंज इन कलर से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसी रिएक्शन की, तो एज द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एपियर इन द सेम स्टोइकियोमेट्रिक प्रपोर्शन।
तो देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और presence of carbon monoxide or alternatively appearance of carbon dioxide or appearance of nitric oxide। तो यहाँ पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेज़र कर सकते हैं। सबसे पहली बात डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नंबर 2 और डिसअपियरेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चूंकि ये दोनों आपके रिएक्टेंट हैं तो इन दोनों की मायने रखता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो रेट ऑफ जो आपका रिएक्शन होगा ये बराबर होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्टरनेटिवली इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू appearance of rate of appearance of कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड डिसअपियर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एपियर होगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के रूप में आपके एपियर होंगे, तो इनकी जो रेट होगी वही रेट ऑफ रिएक्शन को निर्धारित करेगी। जिस दर से जिस रेट से आपका प्रोडक्ट बनेगा वही रेट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को निर्धारित करेगी। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन is equals to rate of disappearance of NO2 is equals to rate of disappearance of CO या कार्बन मोनोऑक्साइड और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए लिख सकते हैं -डेल्टा NO2 स्क्वायर ब्रैकेट अपॉन डेल्टा T। मतलब T समय में नाइट्रिक ऑक्साइड कितनी मात्रा में आपका डिसअपियर होता है। नंबर 2 आपका और आपका माइनस डेल CO कार्बन मोनोऑक्साइड स्क्वायर ब्रैकेट। सब बच्चों को पता होगा जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने ये लगाया है, इट रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अपॉन डेल्टा T। और बच्चों यहाँ पे जो हमने नेगेटिव साइन बनाया है, जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का तात्पर्य होता है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की डेफिनेटली आपकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होगी, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज़ होगी। इसीलिए हम लोग जो डिक्रीजमेंट होता है उसको माइनस साइन से इंडिकेट करते हैं। वहीं अगर हम बात करें प्रोडक्ट की तो अपीयरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अर्थात इसको हम पॉजिटिवली लिख सकते हैं डेल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट टाइम। तो एकांक समय में जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। दूसरा अगर हम लिख सकते हैं तो यह हो सकता है इज इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, इज इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड पर यूनिट टाइम, अर्थात आपका डेल्टा T। तो इस प्रकार से हम लोग इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस साइन। फिर से मैं बताऊं, माइनस साइन का मतलब होता है आपका डिसअपियरेंस। तो डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू माइनस कार्बन मोनोऑक्साइड पर यूनिट टाइम और इज इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड पर यूनिट टाइम। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन की जो रिएक्शन था आपका, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम ज्ञात कर सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो डीप रेडिश कलर की होती है, डीप रेडिश ब्राउन होती है। ये डीप रेडिश ब्राउन होती है जो कि धीरे धीरे क्या होती है,
चेंज होती है, इसके कलर में चेंज होता है, और इसके कलर में चेंज होने की जो दर होती है उससे भी हम, उसकी जो इंटेंसिटी होती है उससे भी हम किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को विजुअली मेज़र कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो डीप रेडिश ब्राउन है वो कलर चेंज हो रहा है। अगर हम एक और रिएक्शन लें, एक और रिएक्शन की जिसकी भी स्टोकियोमेट्रिक जो इक्वेशन है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट की, वो सेम है। तो चलिए एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यहाँ पर आपका Hg मरकरी कंबाइन करता है आपका Cl2 के साथ, और ये आपका HgCl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड बनाता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर 1 मोल Hg और 1 मोल क्लोरीन गैस दोनों मिलकर आपका 1 मोल HgCl2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 1 मोल जो हैं 1 मोल प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्टोकियोमेट्रिक इक्वेशन जो सेम है। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली इसकी रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम डिटरमाइन करें तो हियर द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज। तो ये आपकी दी जा सकती है। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट है आपका ये, तो इसका होगा रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ Hg अर्थात मरकरी, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ Hg अपॉन पर यूनिट टाइम। ये आपका एक रिएक्टेंट का हो गया। अगर हम दूसरे रिएक्टेंट की बात करें तो ये जो दूसरा रिएक्टेंट है ये भी रिएक्टेंट है, इसलिए इसका भी माइनस साइन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी डिसअपीयर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पर यूनिट टाइम डेल्टा T। अब और अल्टरनेटिवली हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोडक्ट HgCl2 है, HgCl2 जो आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ HgCl2 पर यूनिट टाइम। तो इस प्रकार से हम इस रिएक्शन की भी रेट ऑफ रिएक्शन को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर जो मरकरी है, मरकरी रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ मरकरी सॉरी, एंड रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ क्लोरीन, और रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू अपीयरेंस ऑफ HgCl2। नाउ अब हम लोग नंबर 2 प्रकार सेकेंड टाइप का जो रिएक्शन है उसको देखेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम दूसरे प्रकार का रिएक्शन देखेंगे जिसमें दोनों के जो स्टोकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट हैं वो डिफरेंट हैं। तो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट है, तो वहाँ पे फिर मैं एक बार बच्चों को जिनको पहले समझ में नहीं आया होगा फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि स्टोकियोमेट्रिक डिफरेंस का तात्पर्य क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिफरेंस इन द स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पर हैं आपका H2, यहाँ पर आपके रिएक्टेंट हैं H2 के साथ आपके रिएक्टेंट हैं आपके I2, और यहाँ पर आपका दोनों आपस में मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हैं आपके 2HI। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलकर 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट कोफिशिएंट होने का मतलब है कि हम यहाँ पे देखते हैं इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है आपकी 1 मोल, यहाँ पे आयोडीन की देख सकते हैं 1 मोल, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका बन रहा है 2 मोल। तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन 2 मोल अर्थात अपनी कंसंट्रेशन का डबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। दे प्रोड्यूस ट्वाइस ऑफ देयर कंसंट्रेशन, मतलब 1 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 2 मोल। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें 1:2 का कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है इसको हम स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंस कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं, नाउ इन दिस अबव रिएक्शन H2 एंड I2 प्रोड्यूस HI विद डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो डिफरेंट स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मीन्स दैट फॉर एवरी वन
every mole of reaction H2 and I2 react to produce 2 mole of hydrogen iodide, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ. Thus the rate of the formation of hydrogen iodide will be double. तो ये मैं बात इससे पहले अभी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन होगी, रेट ऑफ फॉर्मेशन चूँकि हमारा 1 मोल H2 और 1 मोल जो I2 है, सॉरी 1 मोल जो H2 है 1 मोल I2 है, वो आपका 1 मोल H2 1 मोल H2 और 1 मोल आपका I2 प्रोड्यूस करता है 2 मोल HI के. तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्मेशन है आपका, वो आपका डबल है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन आपकी क्या है, डबल, क्योंकि 1 मोल यूज़ हो रहा है और 2 मोल प्रोड्यूस हो रहा है. तो यहाँ पर नाउ इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिफरेंस टू टेक वी डिवाइड द रेट चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड रिएक्टेंट विल प्रोडक्ट. तो इस परेशानी को ओवरकम करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग जहाँ पर डिफरेंस है उस डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए हम उतने से ही डिवाइड दे देते हैं. तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सब बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पर यूनिट टाइम. तो ये यहाँ पे आपका क्या है, प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है. इसीलिए क्या हो रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो आपकी जो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है. तो इस प्रकार से दूसरे रिएक्टेंट की तरफ, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल्स टू डिक्रीज in the concentration of iodine I2 पर यूनिट टाइम. तो पर यूनिट टाइम में जितनी भी आयोडीन की कंसंट्रेशन में डिक्रीजमेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है. और अल्टरनेटिवली यहाँ पर चूँकि हमारी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन थी वो डबल थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1/2 का डिवाइड दे देते हैं, 2 से डिवाइड दे देते हैं. तो 1/2 डेल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड अपॉन डेल्टा टी, अर्थात पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफरेंस है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड दे देते हैं, या फिर कह सकते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफरेंस है वो बैलेंस हो जाता है, आपकी रेट ऑफ फॉर्मेशन बैलेंस हो जाती है. तो इस प्रकार से हम लोग जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इस रिएक्शन का जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट होता है को ज्ञात कर सकते हैं. अगर हम इसी से संबंधित एक और रिएक्शन देखें जिसमें आपका जो कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक वो डिफरेंट है, तो उसका एग्जांपल है जैसे आपका 5BrO3 6H 3Br2 और यहाँ पर 3H2O. तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल्स होगा, इसको स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंस करने के लिए 1/-1/5 मल्टीप्लाइड विथ कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस अपॉन पर यूनिट टाइम. और अगर हम बात करें दूसरे रिएक्टेंट की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस कंसंट्रेशन, यहाँ पर डेल लगा दें आप, और डेल्टा टी. दूसरी तरफ अगर हम देखें यहाँ पर हम देख सकते हैं डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ या डिसअपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग 1/6 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर कितने 6 हैं, तो इसको प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए तो 1/6 डेल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस अपॉन पर यूनिट टाइम.
और अगर हम देखें अल्टरनेटिवली प्रोडक्ट, तो ये आपके रिएक्टेंट थे, तो रिएक्टेंट में जो जितनी भी कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, डिसअपियर होगी। और डिसअपियर होने के बाद यहाँ पर जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक, आपका फिर से बताऊँ, जो आपका इम्बैलेंस है उसको आप सॉल्व करने के लिए इसको -1/5 1/6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, तो प्रोडक्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इक्वल्स टू चेंज 1/3 और आपका चेंज इन द कंसंट्रेशन या अपीयरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ Br2 अपॉन डेल्टा T। क्योंकि ये प्रोडक्ट है, इसको इसलिए हमने यहाँ पे प्लस साइन का इंडिकेट करते हैं, माइनस से रिएक्टेंट को इंडिकेट करते हैं। और अगर हम फाइनली देखें तो यहाँ पर आपकी जो कंसंट्रेशन होगी 1/3 डेल्टा डेल और कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपॉन डेल T। तो अपीयरेंस ऑफ H2O अपॉन T, और इसको आपको कोफिशिएंट को आपको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का जिसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिफरेंट है ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, अगर हम बात करें यूनिट की, तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आर कंसंट्रेशन पर टाइम। तो as the concentration of substance is expressed in mole per liter and time is expressed in second, minute and hours, so rate of reaction can be expressed as। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है, उसकी जो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम जो होता है, वो एकांक समय में जितनी सांद्रता होती है वो उसकी यूनिट होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी मोल। तो आपकी जो कंसंट्रेशन होती है आपकी मोल। तो मोल में हम किसी भी कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर में हम किसी भी कंसंट्रेशन को ज्ञात कर सकते हैं, और मोल पर लीटर ये आपकी कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई। और जहाँ तक टाइम की बात है, तो टाइम की जो आपकी जो यूनिट होती है वो आपकी सेकंड भी होती है, आपकी मिनट भी होती है, आपके साथ और आवर्स भी होती है। तो आपकी ये 3 टाइम्स की यूनिट होती हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, तो जो इसकी यूनिट होगी वो आपकी मोल, लीटर इन्वर्स और टाइम इन्वर्स। और टाइम इन्वर्स में हम लोग लिख सकते हैं मोल, लीटर इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स। मोल, लीटर इन्वर्स और मिनट इन्वर्स। मोल, लीटर इन्वर्स एंड आर इन्वर्स। तो ये सभी जो होती हैं वो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस की यूनिट्स होती हैं। तो उम्मीद है बच्चों, आप जितने भी स्टोइकियोमेट्रिक, अगर चाहे सेम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली रिएक्शन हो या डिफरेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वाली रिएक्शन हो, दोनों प्रकार की रिएक्शंस का अच्छी प्रकार से आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन मैथमेटिकली निकालना सीख गए होंगे। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप लोग अपनी प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं, जिसको हम आगे सॉर्ट आउट करने का अगले लेक्चर में प्रयास करेंगे। अब बच्चों, आज के लिए कुछ प्रॉब्लम हैं जो कि आज जो हमने पढ़ा है, जो आज का जो लेक्चर रहा है, इसके ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम होंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, और सब बच्चे अपने ध्यान से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। और आए या ना आए, लेकिन सब बच्चे प्रयास जरूर करना, क्यों। और अगले लेक्चर जो होगा, अगले लेक्चर में मैं इन प्रॉब्लम्स को और इनके सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं, मैं इन सब को आराम से बोल रहा हूं, सब बच्चे अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो तो मैं बोल रहा हूं। तो सबसे पहले आपकी जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1, describe the relationship
rate of reaction, rate of disappearance of X and Y, and the rate of appearance of X2 and Y3 in the reaction. और आपकी जो रिएक्शन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y एरो x2 एंड y3। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है। आपको इसमें रिलेशन ज्ञात करना है एपीरेंस और डिसएपीरेंस के बीच में, अर्थात एपीरेंस होता है आपका प्रोडक्ट का और डिसएपीरेंस होता है आपका प्रोडक्ट का। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 देखते हैं। अब एक प्रॉब्लम है, आप सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अ गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन ए एरो 4b plus c is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 into 10 to the power minus 3 mole per liter in 10 seconds. Calculate number 1 rate of appearance of B, rate of reaction, नंबर 3 रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इस प्रकार से आपकी ये 2 प्रॉब्लम हैं और दोनों कंपलसरी रूप से सब बच्चों को अपनी फेयर कॉपी पे करने हैं। अगले लेक्चर जो होगा, अगले लेक्चर में इस प्रॉब्लम की मैं सॉल्यूशन प्रस्तुत करूँगा और सब बच्चे लोग अपने आप खुद करके देखें कि ये प्रॉब्लम आप कर पाते हैं कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आगे के इसी यूनिट में किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।